हाय दोस्तों, मैं यशवंत सर पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के साथ संग्रह में हम आपको विस्तृत व पूर्ण व्याख्या सहित चैप्टर लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हमारा 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम 5वें चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसका भली भांति नोट्स भी बना रहे होंगे। तो इसी क्रम में देखा जाए, हमारे जो चैप्टर है साइंस का, वो कौन सा चैप्टर है आज? शरीर की गति। एनसीईआरटी की सार संग्रह है, एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक है ये, एनसीईआरटी 6 to 8 में 6 to 12 में चल रहा है ये। और टाइटल क्या है? हमारा टाइटल है शरीर की गति। तो शरीर की गति में दोस्तों कक्षा 6 की आपकी एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो उसमें आपको शरीर की गतियों में सबसे पहले दिया है संधि। क्या दिया है? संधि। तो संधि सीधी सीधी बात है दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसमें ढेर सारे विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं। विभिन्न प्रकार के क्या है? जोड़ हैं। जोड़ का क्या मतलब होता है दोस्तों? दो विभिन्न प्रकार के या एक ही समान की जो वस्तुएं होती हैं या फिर कोई भी वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, जब उसको एक में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में अस्थि है। हमारे शरीर में क्या है? अस्थि है, जो हमारे शरीर को क्या करती है? ढांचा प्रदान करती है। अस्थि हमारे शरीर को क्या करती है? ढांचा प्रदान करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंकाल कहते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग आगे बहुत दूर में आ गए, कंकाल। लेकिन पहले देख लिया जाए संधि क्या है। तो दोस्तों दो हड्डियों या दो उपास्थियों या हड्डी या उपास्थि के मिलन को, के जोड़ को संधि कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, जब हमारी संधि होती है तो संधियों में कई नाम मिलते हैं उनको। जैसे कि हमारा ये कोहनी हो गया, कोहनी हमारा ये कलाई हो गई, तो ये हड्डियां जुड़ी हैं, कोहनी जुड़ी हुई है, कंधे से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, पैर की हड्डियां जुड़ी हुई हैं, कपाल की हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जबड़ा जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसी को तो हम लोग संधि कहते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा ये क्या बोलते हैं संधि है, उनके अलग अलग नाम भी हैं। जो संधियां हैं उनके अलग अलग नाम भी हैं दोस्तों। पहली संधि आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगी चल संधि, और दूसरी अचल संधि। चल संधि क्या होती है दोस्तों? चल संधि ऐसी संधि होती है, जुड़े तो होते हैं लेकिन दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि ऊपर नीचे, आगे पीछे। जैसे ये हमारा हाथ, हमारी कलाई है, ये हिल डुल सकती है, यानी कि ये चल संधि है। अब दोस्तों अचल संधि क्या होगी फिर? अचल संधि वह संधि होती है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हमारी कलाई जोड़ दी जाए, रॉड से जोड़ दी जाए, लोखंड से जोड़ दी जाए और ऐसे सीधे हो जाए, यह मुड़े ना। जब ये मुड़ेगा नहीं दोस्तों, तो उसी को अचल संधि कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो कुछ आपकी पुस्तक में दिया है जो आपके पेपर में आने होते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन संधियों को देख लिया जाए दोस्तों। तो पहली संधि है कंदुक खल्लिका संधि। क्या है दोस्तों? कंदुक खल्लिका संधि। यह दोस्तों क्या होती है कंदुक खल्लिका संधि? इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो हमारा कंधा है, कंधे से जो हाथ हमारा जुड़ा हुआ है, इस जोड़ को हम लोग कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। तो हाथ और कंधा जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये हमारा चारों तरफ क्या कर सकता है? चारों तरफ हमारा हाथ मूवमेंट कर सकता है, हिल डुल सकता है। हम इसे अपने कार्य आवश्यकता अनुसार आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो ये होता कैसे है दोस्तों? तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर, वैद्य जब अपनी औषधि की कुटाई करता है, वैद्य क्या करता है? एक कटोरी लेता है, कटोरी जैसा पात्र होता है। तो कटोरी जैसा जो पात्र होता है, उसमें वह क्या करता है? एक ऐसी तरह से क्या होता है, उसके पास औजार होता है, जिसे हम लोग कह लें कि हम अपने कंधे की हड्डी मान लें, हथौड़ी नुमा मान लें, तो उससे क्या करता है? दवा को दबाता है, चारों तरफ घुमा लेता है। क्या करता है? अब ओखली देख लीजिए,
ओखली जो होती है वो भी कटोरे के समान होता है, और उसमें एक मूसर होता है। क्या होता है? मूसर, हत्था जिसे कहते हैं। तो हत्था जो होता है, हत्था लगा के उसे चारों तरफ क्या किया जाता है? घुमा लिया जाता है, तो उसके अंदर जो चीजें होती है वो दब जाती हैं। तो दोस्तों उसमें कोई चीज हमें पीसनी नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि जैसे वैद्य का वो जो पात्र होता है जिसमें वह दवा कूटता है हत्थे से या मूसर से, तो चारों तरफ घुमा लेता है, उसी तरह से हमारा कंधा है, उसी तरह से हमारा कंधा और ये हाथ का जोड़ है, ये संधि है। तो ये जो संधि है, ये जो कटोरी नुमा होता है ना, हमारे कंधे का जो कटोरी वाला भाग होता है उसे गुहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुहिका कहा जाता है। ये देखिए यहां हमने लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है दोस्तों? गुहिका। कंधे में जो खांच होता है, जो दबा हुआ भाग होता है, जहां पे ये हाथ हमारा जाके जुड़ता है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? गुहिका कहते हैं। तो ये जो गुहिका हो गया, लेकिन उस जोड़ को या उस संधि को क्या कहते हैं हम लोग? हाथ व कंधे की जोड़ को या संधि को हम लोग क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। दोस्तों सीटेट में आपको डायरेक्ट यहां से जुड़ा हुआ डायरेक्ट प्रश्न मिल जाते हैं कि कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं, किसे कहते हैं? हाथ व कंधे के जोड़ को कहते हैं। दूसरा क्या आता है दोस्तों? दूसरा हमारा आता है, चलिए दोस्तों, अचल संधि। ये अचल संधि क्या है? मैंने अभी अभी बताया आपको, ऐसा जोड़ जिसमें मूवमेंट ना हो सके, जिसे हम लोग हिला ना सके। जैसे हम अपनी कलाई हिला ले रहे हैं, कुहनी हिला ले रहे हैं, कंधे को ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, अपना गर्दन इधर उधर कर ले रहे हैं, तो ये ना कर पाते हैं। तो ये होता कहाँ है? ऊपरी जबड़ा या निचला जबड़ा हम लोग कह लें। ऊपरी जबड़ा, जबड़ा और कपाल, ऊपरी जबड़ा और कपाल जब हमारा मिलता है दोस्तों, तो वह एक क्या है? अचल संधि है, या हिलने नहीं देता है। ये तो हमारे दोनों जबड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जहां पे ये कपाल और ये जो जबड़ा है वो जहां जुड़े हुए हैं, वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ये होता है अचल संधि। अब ये मत कहिएगा कि ये ऊपरी ही होता है, नीचे का भी जबड़ा इसी तरह से होता है। नीचे का जबड़ा जो होता है हमारा, वो कहां से जुड़ा हुआ है? गर्दन के पास से जुड़ा हुआ है। तो वहां जहां पे ये हिल नहीं सकता, उस पार्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे? अचल संधि कहेंगे दोस्तों। अचल संधि ऐसी संधि है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, कोई चाल नहीं होती है, वह स्थिर होता है। जैसे अभी ये दो पार्ट है, इसको हम एक में जोड़ देते हैं दोस्तों। अब इसे हम हिला नहीं सकते, इधर उधर घुमा नहीं सकते, तो ये अचल संधि हो गई। जब इसे हम जोड़ देंगे या निकाल लेंगे तो ये अलग बात होगी, और चल संधि में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हिंज संधि। क्या होता है दोस्तों? आप पहली बार इनका नाम ही सुन रहे होंगे दोस्तों कि ये संधियां कौन सी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है दोस्तों? कोहनी और पैर में होती है। कहां होती है? कोहनी और पैर में होती है दोस्तों। यह कौन सी संधि होती है? हमने देखा कि खल्लिका संधि जो होती है, कंदुक खल्लिका संधि, इसे हम चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, मतलब हमारे कंधे का जोड़। ठीक, लेकिन जब आते हैं हम लोग किस पे? हिंज संधि पे। हिंज संधि जो होती है हमारे कोहनी का जोड़ होती है। इसे हम सिर्फ आगे और पीछे, वह संधि जिसे हम सिर्फ आगे और पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, उसे हम लोग हिंज संधि कहते हैं। ये हमारे कुहनी में होता है। अब हमारा पैर, अगर हम अपना पैर आप देखिए, प्रयोग कीजिए, तो हम पैर अपना सिर्फ जो ये घुटना है, घुटने से सिर्फ आगे और पीछे ले जा सकते हैं, ना कि उसे दाएं और बाएं कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अब ये कोहनी आप पकड़ लीजिए, आपका हाथ ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सिर्फ आगे और पीछे हो रहा है। इसी आगे और पीछे के मूवमेंट वाली संधि को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हिंज संधि कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों कि हिंज संधि क्या है, या क्या होती है। यह आगे प्लस पीछे, सिर्फ आगे, केवल आगे और पीछे की दिशा में क्या कर सकता है? चल सकता है। ये चारों तरफ होता है, ये चारों तरफ, चारों दिशाओं में जा सकता है। और क्या हो गया दोस्तों? ये अचल संधि जो होता है, अचल संधि का मतलब सीधे सीधे कह लीजिए कोई मूवमेंट नहीं, मतलब इसमें चाल नहीं होती है, इसमें चाल नहीं होती है, नहीं
होती है दोस्तों, ये हो गया, इसमें चाल नहीं होती है। फिर आते हैं दोस्तों धुराग्र संधि। धुराग्र, धुराग्र संधि क्या होती है दोस्तों? धुराग्र संधि जो होती है गर्दन और सिर, ये जो हमारा गर्दन है, ये जो गर्दन है हमारा और सिर, ये दोनों जो संधियां हैं, इन संधियों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इन संधि को हम लोग कहते हैं धुराग्र संधि। तो दोस्तों ये जो संधि होती है, ये बेलनाकार छल्ले में जब हमारी गर्दन चारों दिशाओं में घूमती है, ये भी चारों दिशाओं में घूमती है, लेकिन ये गुहिका से जुड़ी हुई होती है। ये जो हमारे गर्दन और सिर की संधि है, ये बेलनाकार छल्ले में क्या होती है? चारों दिशाओं में घूमती है। किसमें घूमती है दोस्तों? बेलनाकार छल्ले, बेलनाकार छल्ले के साथ चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में घूमना, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? धुराग्र संधि कहते हैं। जब आप देखेंगे हमारा गर्दन, जब हम लोग देखेंगे, जब सर्च करते हैं तो सर्च करने में देखिएगा, जब कंकाल आप देखते हैं, कंकाल के ऊपर देखते हैं, तो जो हमारा गर्दन है ना, वो बेलनाकार होता है। बेलनाकार के साथ साथ कैसा होता है? छल्ले नुमा होता है। छल्ले नुमा होता है। तो छल्ले नुमा जो होता है गर्दन, वो बेलनाकार, और ये जो हमारा कपाल है, ये जो हमारा सिर है, ये दोनों जो जोड़ है, इसी जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी को हम क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी चारों दिशाओं में, ये भी चारों दिशाओं में, दोनों में अंतर क्या है? तो ये बेलनाकार छल्ले के साथ चारों तरफ घूमता है, और ये इसमें क्या होती है? गुहिका होती है। गुहिका में चारों दिशाओं में ये घूमता है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंकाल। अस्थि आप लोग जानते ही हैं। अस्थि जो होती है हमारे शरीर में, वह क्या होती है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होती है। अस्थि क्या होती है? हमारे शरीर की मजबूत भाग होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है? ढांचा प्रदान करता है। अस्थियों द्वारा, अस्थियों द्वारा हमारे शरीर को जो ढांचा प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंकाल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंकाल कहते हैं। हमने सामान्य भाषा में आपको बताया है, एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये जो हमारे हड्डियों के ऊपर पेशियां हैं, पेशियों के ऊपर त्वचा है। हड्डियों, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले त्वचा है, जो हमारे शरीर को पूरा आवरित क्या करता है? आवरित करता है, यानी कि ढके हुए होता है। हमारे शरीर का जो आवरण है वो क्या है? त्वचा है। त्वचा के नीचे जाएंगे तो क्या होती है? पेशियां होती हैं या ऊतक होते हैं। क्या होती हैं? पेशियां होती हैं या ऊतक होते हैं। जो मांसल्स हैं, ये जो मांस है हमारे शरीर में, इसी को हम लोग पेशी कहते हैं या ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी या ऊतक कहते हैं। सबसे पहले क्या मिला? त्वचा मिला। त्वचा के बाद क्या होता है? ऊतक होता है। ऊतकों में ही हमारी वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, शिरा व नसें होती हैं। शिरा व क्या होती हैं? नसें होती हैं। तो दोस्तों इन्हें हम वेन या कंडक्ट भी कहते हैं। ठीक, नसें होती हैं जो हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करती हैं। फिर वही जो हमारी, ये क्या बोलते हैं इसे आपका, हाँ, पेशी। जो पेशी है वो हड्डियों से चिपकी हुई है। पेशी जो है वो क्या है? हड्डियों से चिपकी हुई है। तो हड्डियों से चिपकी हुई, तो अब उसके बाद जो हड्डियां हुई, हड्डियां जो कंकाल बनाती हैं, हड्डियां जो ढांचा बनाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण रूप से कंकाल कहते हैं। जो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, उन्हीं को तो कहते हैं हम कंकाल। हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। ये जो हम सीधे पूरे आपके सामने खड़े हैं, ये हड्डियों का जोड़ है। हड्डियों के जोड़, जो पूरा जोड़ बना हुआ है, संपूर्ण जोड़ को ही मिलाने के बाद जो बनता है जो ढांचा, उसी को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, हमारे सिलेबस में है जंतुओं की चाल। क्या है दोस्तों? जंतुओं की चाल है दोस्तों। तो जंतुओं की चाल में दिया है आपके, केचुए की चाल दिखाया है, इसकी दिखाया है, केचुए की चाल दिखाया है, सर्प की चाल दिखाया है,
मनुष्य की चाल दिखाया है। किसकी चाल दिखाया है? मनुष्य की चाल दिखाया है। तो दोस्तों किस किस चीज की? तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। इसको हम थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जंतुओं की चाल में आपकी पुस्तक में सबसे पहले दिया है केचुआ। केचुआ जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब केचुआ जो होता है ना, केचुए के दोनों तरफ क्या होते हैं दोस्तों? सूक होते हैं। सूक, जिसे आप विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सूक जो होता है, सूक के द्वारा ही यह क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। सूक के द्वारा ही यह क्या होते हैं? किसी पदार्थ या भूमि से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद अपने शरीर को क्या करते हैं? विस्तरण करते हैं। अपने शरीर का क्या करते हैं? विस्तरण यानी कि फैलाव करते हैं। विस्तरण यानी कि क्या कहते हैं? फैलाव करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? शरीर को अपने शिथिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? शिथिल कर लेते हैं। अब यही दोनों होने के क्रम में ही इनकी क्या होती है? चाल होती है दोस्तों। या मतलब इसी से ही ये लोग चलते हैं। पहले क्या करते हैं? सूक से पृथ्वी पर या कहीं पर चिपक जाते हैं। देखिए ये चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद तब अपने शरीर का क्या करते हैं? फैलाव करते हैं। अपने शरीर का विस्तरण करते हैं, फैलाव करते हैं। फैलाव करने के बाद फिर अपने सूक को क्या करते हैं? चिपका लेते हैं। जैसे ये हुआ, यहां तक हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो होता है भाग, अब इस भाग को ये हटा कर क्या करते हैं? अपने शरीर को यहाँ उठा के लाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ होते हैं तो इसे फैलाते हैं। तो यही होता है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? विस्तरण और शिथिलन के द्वारा ही केचुए चलते हैं। इसमें 3 महत्व, ये सूक हो गया, सूक के द्वारा अगर चिपक नहीं पाएंगे तो ये चल नहीं पाएंगे। तो ये होता है दोस्तों, यानी कि केचुआ कैसे चलता है दोस्तों? केचुए के चाल में विस्तरण और क्या होता है? शिथिलन होता है। क्या होता है? शिथिलन होता है दोस्तों। जब तक शिथिल नहीं होंगे, जब तक विस्तरण नहीं करेंगे तो ये चल नहीं पाएंगे। दूसरा आपका दिया है दोस्तों सर्प का। क्या दिया है? सर्प की चाल। तो सर्प की चाल कैसे होती है दोस्तों? सर्प की जो चाल होती है वो तो होती है दोस्तों जिगजैग मोशन। सर्प ऐसे चलते हैं ना दोस्तों, ऐसे करके, ऐसे ही करके तो चलते हैं सर्प। तो ये जो ऐसे करके चल रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे वलय का आकार बन रहा है। किसका आकार बन रहा है? वलय। आप लोग जब पढ़ेंगे तो अर्धगोले में जो ऐसा वाला भाग होता है, ऐसा भाग जब बनता है, इसी को हम वलय कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या करते हैं? क्रमानुसार वलय गति करते हैं। वलय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? क्रमानुसार दोनों तरफ क्या करते हैं? देखिए इधर भी इतना ही उठ रहा है, इधर भी इतना, फिर इधर इतना, फिर इधर इतना, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे ऐसे ये क्रम के अनुसार एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो जब ये धरती पे चलेंगे या पृथ्वी पर चलेंगे तो एक बार दाएं, एक बार बाएं, बाएं दाएं ऐसे करके चलते हैं ना ये लोग। तो यही जो होता है क्रमानुसार वलय गति करते हैं। सर्प कौन सी गति करते हैं? क्रमानुसार वलय गति करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि केचुआ कैसे गति करता है? विस्तरण और शिथिलन के द्वारा। और इसमें भाग कौन लेता है? इनका जो सूक होता है वही ज्यादा क्या करता है? भाग लेता है, महत्वपूर्ण भाग होता है इसका। सर्प में क्या हो गया? सर्प में क्रमानुसार वलय गति करते हैं दोस्तों। ठीक, सर्प में क्रमानुसार। उसके बाद दिया है मछली का। उसके बाद किसका दिया है दोस्तों? मछली कैसी गति करती है? तो मछली में तो सबसे पहले दोस्तों जो आया हुआ है आपका, कई बार पेपर में आया है कि ये धारा रेखित गति करती है। धारा में रेखा के समान एकदम सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है। लेकिन दोस्तों अगर यहां भी पूछ लिया तो यह भी कैसी गति करती है? क्रमानुसार। मछलियां भी क्रमानुसार वलय गति ही करती हैं। अगर आपको धारा रेखित नहीं मिला दोस्तों तो क्या मिलेगा?
क्रमानुसार वलय गति करती हैं। कैसे करती हैं? जब आप मछलियों को देखते होंगे तो मछलियां एक बार इधर ऐसे मुड़ती हुई जाती है ना, एक बार आप इस साइड मुड़ती हैं तो एक बार ऐसे करके इस साइड मुड़ती हैं। तो जब दोनों साइड या मुड़ के चलती हैं तो वो वलय का कार्य करती हैं। जैसे हमने बताया ना अभी कि ऐसे ऐसे करती हैं, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो दोनों तरफ क्रम से, देखिए क्रम से चल रही ना, एक बार ऊपर जाए तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो उसी तरह से एक बार दाएं एक बार बाएं, जब इस तरह से पानी में देखेंगे आप तो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो क्या होगा, दाएं और बाएं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्या करती हैं, यह भी मछलियां भी कौन सी गति करती हैं, क्रमानुसार वलय गति करती हैं। अगर वो ये ना मिला तो आपको धारा रेखित गति मिलेगा। कि धारा रेखित गति क्या होती है, सीधी रेखा में गति करना। मनुष्य का तो लोग आप सब लोग जानते ही हैं। मनुष्य कैसे गति करता है, तो मनुष्य चलता है। मनुष्य कैसे करता है, पैरों के द्वारा चलता है। तो इसी तरह से देख लिया जाए दोस्तों तो पक्षियों का क्या होता है, पक्षियों को देख लें थोड़ा सा। पक्षियां भी क्या करती हैं दोस्तों, पक्षियां उड़ने का भी कार्य करती हैं और चलने का भी कार्य करती हैं। जब चलने की बात होगी तो दोस्तों आप सीधे सीधे बता देंगे कि पैरों के द्वारा चलती हैं, लेकिन जब उड़ने का कार्य होता है तो वो उड़ती कैसे हैं, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो अस्थि होती है, अस्थियां कैसी होती हैं दोस्तों, पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो खोखली बेलनाकार होती हैं। बेलनाकार तो सभी की होती हैं, खोखली बेलनाकार होती हैं। तो उसमें दोस्तों हवा का भी अंश होता है, हल्का होता है। हल्का होने के साथ वह पंख के साथ अपनी क्या होती हैं, उड़ती हैं। तो पंख के द्वारा क्या करती हैं, उड़ती हैं, पंख के द्वारा उड़ती हैं। बस इतना सा जानिए किसके द्वारा उड़ती हैं, पंख के द्वारा उड़ती हैं। और इनकी अस्थियां कैसी होती हैं, हल्की होती, हल्की व खोखली भी कह सकते हैं, हल्का सा। खोखली का मतलब इतना खोखला मत समझ लीजिएगा कि उसमें कुछ नहीं होता है। तो उसमें अस्थि मज्जा इनमें भी होता है, लेकिन अस्थि मज्जा के साथ साथ भी इनमें क्या होता है, वायु भी भरी होती है। वायु भी क्या होती है, भरी होती है। और हल्की अस्थि होती है जिससे यह क्या करती हैं, उड़ती हैं। पंखों के सहायता से फड़फड़ा कर क्या करती हैं, उड़ती हैं। किताब में आपको सीधा सीधा इतना ही हल्का सा लिखा हुआ मिला है। बाकी हम आपको अगली वीडियो में जो विस्तार पूर्वक होगा, आपको जो मैराथन के तौर पे होगा, उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ठीक दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही है। तो एक और दिया है दोस्तों, अस्थि तो आप लोग जान गए। ये उपास्थि क्या होती है, उपास्थि क्या होती है दोस्तों, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा, अस्थि की अपेक्षा मुलायम व कमजोर होती हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं। इन्हें हम लोग घुमा या मोड़ की बात करें तो मोड़ सकते हैं। तो अस्थि क्या हो गई दोस्तों, अस्थि की अपेक्षा उपास्थि क्या होती है, अस्थि की अपेक्षा मुलायम व कमजोर होती है। इन्हें हम लोग घुमा व मोड़ भी सकते हैं। तो यह क्या होती हैं, अस्थियों की सहायक होती हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी उपास्थि, कान में हमारे ये जो हड्डी है ये क्या है दोस्तों, ये उपास्थि है। देखिए ये हम कान को चाहे जिधर चाहे तो उधर मोड़ सकते हैं, जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। तो यही क्या होती है दोस्तों, उपास्थि होती है। या इसीलिए मोड़ क्यों पा रहे हैं, जरा अपनी हड्डी को यहां से मोड़ के दिखाइए, यहाँ कलाई के बाद से मोड़ के दिखाइए जरा, नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यह अस्थि है। लेकिन जब उपास्थि की बात आती है तो उपास्थि इससे क्या होती है, मुलायम और कमजोर होती है दोस्तों। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप अपनी इस कक्षाओं में क्या कर रहे होंगे, बहुत ही आनंद ले रहे होंगे और आनंद के साथ सीख रहे होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।